देखिए, आज मैं आप सबको राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त की कविता शिक्षा नामक कविता बताने जा रहा हूँ। सबसे प्रथम कर्तव्य है शिक्षा बढ़ाना देश में। शिक्षा बिना ही पढ़ रहे हैं आज हम सब क्लेश में। शिक्षा बिना कोई कभी बनता नहीं सत्पात्र है। शिक्षा बिना कल्याण की आशा दुराशा मात्र है। मतलब आप कवि की कल्पना देखिए, मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि सबसे प्रथम कर्तव्य है शिक्षा बढ़ाना देश में। हमारा पहला कर्तव्य है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक लोगों को शिक्षित करना। जब तक हम लोगों को शिक्षित नहीं करेंगे, जब तक हम लोगों में शिक्षा का प्रसार नहीं करेंगे, तब तक किसी प्रकार की लोगों की उन्नति संभव नहीं है। शिक्षा बिना ही पढ़ रहे हैं आज हम सब क्लेश में, और बिना शिक्षा नहीं ग्रहण करने के कारण ही, अज्ञानता के कारण ही आज हम इतने प्रकार के कष्टों में अपने जीवन को डाल रहे हैं। शिक्षा बिना कोई कभी बनता नहीं सत्पात्र है, और बिना शिक्षा के कोई सत्पात्र नहीं बन सकता। शिक्षा बिना कल्याण की आशा दुराशा मात्र। जब तक हम शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे तब तक किसी प्रकार की हमारे जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। जब तक अविद्या का अंधेरा हम मिटाएंगे नहीं, जब तक समुज्ज्वल ज्ञान का आलोक पाएंगे नहीं, जब तक भटकना व्यर्थ है सुख सिद्ध के संधान में, पाए बिना पथ पहुँच सकता कौन इष्ट स्थान में। और जब तक हम अविद्या अर्थात अज्ञानता का जो अंधेरा है हमारे जीवन में, उसको हम नहीं मिटाएंगे, तब तक आप मान के चलिए कि हमारे जीवन में समुज्ज्वल ज्ञान का आलोक हम किसी प्रकार से विकसित नहीं कर पाएंगे। और बिना विकास के, बिना ज्ञान के हम किसी प्रकार से विकास नहीं कर पाएंगे। और आप गुप्त जी की आप भावना देखिए, है ना। शुभकामना के साथ साथ, राष्ट्रीयता के साथ साथ भारत के प्रत्येक लोगों को शिक्षित करने की बात कर रहे हैं, शिक्षा ग्रहण करने की बात कर रहे हैं। और बिना शिक्षा के आज हमारा जीवन अंधकारमय उस कूप के समान है कि जहाँ कभी प्रकाश नहीं पहुँच पाता। जब तक भटकना व्यर्थ है सुख सिद्धि के संधान में, और जब तक हम शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे तब तक किसी प्रकार की हमें सुख सुविधाएं नहीं मिल सकती। पाए बिना पथ पहुंच सकता कौन इष्ट स्थान में। और शिक्षा प्राप्त किए बिना, ज्ञान प्राप्त किए बिना हम किसी प्रकार से देवताओं वाले स्थान में नहीं पहुंच सकते। ज्ञानी व्यक्ति को देवता के तुल्य, ईश्वर के तुल्य माना जाता है। वे देश जो हैं आज उन्नत और सब संसार से, चौंका रहे हैं नित्य सबको नौ नौ आविष्कार से। बस ज्ञान के संचार से ही बढ़ सके हैं वे वहाँ, विज्ञान बल से ही गगन में चढ़ सके हैं वे वहाँ। देखिए क्या कह रहे हैं कि वे देश जो है आज उन्नत और सब संसार से। आज जितने भी जो उन्नतशील देश हैं वो इसी शिक्षा के कारण ही आगे बढ़ रहे हैं, चौंका रहे हैं नित्य सबको नौ नौ आविष्कार से। और अपने ज्ञान के कारण ही वो लोगों को चौंका रहे हैं, एक से एक आविष्कार कर रहे हैं। बस ज्ञान के संचार से ही बढ़ सके हैं वे वहाँ, और शिक्षा के कारण ही, ज्ञान के कारण ही वे वहाँ आगे बढ़ सके हैं। बिना ज्ञान के यह चीज़ संभव नहीं है। विज्ञान बल से ही गगन में चढ़ सके हैं वे वहाँ। और विज्ञान, जब तक वो ज्ञान नहीं प्राप्त करते तब तक विज्ञान को जानते क्या, नहीं जानते। इसलिए वो ज्ञान प्राप्त किए, ज्ञान से फिर विज्ञान को जाना, और विज्ञान से ही वो फिर गगन अर्थात आसमान की ओर चढ़ाई कर चुके। आज आसमान की हम बात क्यों करें, हम दूसरे ग्रहों में जा रहे हैं,
चंद्रमा में जा रहे हैं, मंगल में जा रहे हैं। यह किस कारण संभव हुआ? यह कहीं ना कहीं शिक्षा के कारण ही संभव हुआ। अगर हम शिक्षित नहीं होते, है ना, ज्ञान नहीं होता, तो आज हम दूसरे उसमें प्रवेश कर पाए, यह संभव नहीं था। विद्या मधुर सहकार करती सर्वथा कटुनिम्ब को, विद्या ग्रहण करती कलों से शब्द को प्रतिबिंब को, विद्या जड़ों में भी सहज ही डालती चैतन्य है, हीरा बनाती कोयले को, धन्य विद्या धन्य है। और देखिए कितनी अच्छी कल्पना है कवि की। कह रहे हैं कि विद्या मधुर सहकार करती सर्वथा कटुनिम्ब को, और विद्या हमें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, और इसी आगे बढ़ने की प्रेरणा के कारण ही आज हम अपने जीवन को कहीं न कहीं उन्नति के पथ पर आगे बढ़ा पा रहे हैं। विद्या ग्रहण करती कलों से शब्द को प्रतिबिंब को, और जब तक हम ज्ञान ग्रहण नहीं करेंगे, शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक हम किसी प्रकार के शब्द और प्रतिबिंब को समझ बिल्कुल भी नहीं पाएंगे। विद्या जड़ों में भी सहज ही डालती चैतन्य है, और इसी विद्या के कारण ही जो जड़ है अर्थात मूर्ख वह भी चैतन्य हो सकता है, वह भी ज्ञानी बन सकता है। यह एक कहावत को बहुत सार्थक सिद्ध करती है ये कविता। कौन सी कहावत है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान, है ना। जिस प्रकार उस कुएं की पत्थर से जब हम कुएं से जल निकालते हैं और बाल्टी की रस्सी से जब वो पत्थर में बार बार घिसाता है तो वो निशान बन जाता है, ठीक उसी प्रकार अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी ज्ञानवान बन सकता है। हीरा बनाती कोयले को धन्य विद्या धन्य है, और कोयले को अर्थात अज्ञानी मनुष्य को वो ज्ञानवान ज्ञानी बना देता है, विद्वान बना देता है, संत बना देता है। इतनी ताकत है विद्या में, है ना, कि वो एक सामान्य व्यक्ति को असामान्य व्यक्ति की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देती है विद्या। पाया हमी से था कभी जो बीज विज्ञान का, उसको दिया है दूसरों ने रूप रम्यो ध्यान का। हम किंतु खो बैठे उसे भी जो हमारे पास था, हाँ दूसरों की वृद्धि में ही क्या हमारा रास था। मतलब देखिए कवि कि यहाँ इस कविता में, इस पंक्ति में राष्ट्रीयता की भावना ओतप्रोत दिखाई देती है। राष्ट्रीयता की भावना इसमें कूट कूट कर भरी हुई है। क्या कह रहे हैं कवि? पाया हमी से था कभी जो बीज वर विज्ञान का, उसको दिया है दूसरों ने रूप रम्यो ध्यान का, है ना। जो विज्ञान रूप बीज रूप हमारे यहाँ से जिन लोग पाए विदेशी लोग, उनको वो अपने यहाँ जाके उसको नए रूप में परिवर्तित कर दिए, नए सांचा में डाल दिए और उसको अपना है करके उसको उस पर अपना अधिकार जमा लिए, पेटेंट करा लिए, कॉपीराइट करा लिए, है ना। उसको दूसरे ढंग से प्रस्तुत कर दिया गया और वो हमारा है करके उस पर अधिकार जमा लिए। उसी की पीड़ा है कवि के मन में। हम किंतु खो बैठे उसे भी जो हमारे पास था, और हम हमारे पास जो था उसको भी हम खो चुके हैं, खो रहे हैं, है ना। जो हमारे पास है उसको तो हम कम से कम सहेज के रखें। हमारी संस्कृति, परंपरा और देश की विलुप्त होती जनजाति और अन्य चीज़ों को हम सहेज के तो रखें। हाँ दूसरों की वृद्धि में ही क्या हमारा रास है। मतलब क्या दूसरों की वृद्धि में ही हमारा ह्रास है, हमारा नुकसान हो रहा है। कि हम एक समय जगत गुरु थे, आज भी हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं उस चीज़ को, उस पदवी को धारण करने के लिए, आप उसको लगातार बनाए रखने के लिए हमें निरंतर मेहनत करना होगा, प्रयास करना होगा। तो ये है शिक्षा नामक कविता गुप्त जी की। धन्यवाद।